नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कहानीकार प्रेमचंद की कहानी यात्रा के बारे में आप लोगों से बातचीत करेंगे। प्रेमचंद पूर्ववर्ती युग हिंदी कहानी का शैशव काल था। तो प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी का विकास काल साबित हुआ। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं प्रेमचंद थी। यद्यपि प्रेमचंद इस काल के उपन्यास साहित्य के एक छत्र सम्राट बने रहे, लेकिन उनका कहानी के क्षेत्र में भी अद्वितीय स्थान रहा। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुई। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन उन्होंने लेखन कार्य प्रेमचंद के नाम से किया। उनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। आपकी कहानियों पर सदगति, मजदूर, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, सेवा सदन, द मार्जिनल, वंश, गबन ज़्यादा पर फिल्में भी बनी हैं। आपके कहानी लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वयं उनकी ही कहानियों में हिंदी कहानी के विकास की प्राय सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर हो जाती हैं। आपकी प्रारंभिक कहानियों में किस्सा गोई, आदर्शवाद और सोउद्देश्यता की मात्रा अधिक है। यद्यपि व्यवहारिक मनोविज्ञान का पुट देकर मानव चरित्र के सूक्ष्म उद्घाटन के क्षमता के फलस्वरूप प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को विशिष्ट बना दिया है, पर उनकी आरंभिक कहानियों का कच्चापन और यथार्थ की उनकी कमज़ोर पकड़ अत्यंत स्पष्ट है। बलिदान 1918 में, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, हार की जीत 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, सेफा 1928, अलग्योजा 1929, पूस की रात 1930, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936 आदि कहानियों में हम कहानी के सही ढांचे या शिल्प की तलाश में संघर्षरत एक कलाकार को पाते हैं।
प्रेमचंद को कहानियाँ अपने आसपास की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने इसी पर ही अपनी सबसे ज़्यादा कलम चलाई है। वे ग्रामीण जीवन से अत्यधिक संबद्ध थे। उनकी अधिकतर कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन के क्षेत्र से ही निश्चित हुआ है। उन पर गांधी जी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तत्कालीन समय की राजनीतिक परिस्थितियां से वह अछूते नहीं रहे। यद्यपि कलात्मक विकास को दृष्टि में रखकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अलग अलग उपखंडों में बांटने का प्रयास किया है और वह हमें साफ दृष्टिगोचर भी होता है। प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण परंपरागत मूल्यों में उनकी आस्था और उनका इच्छित विश्वास, यहाँ तक कि उनका अंधविश्वास या उनकी पूर्ववर्ती कहानियों पर हावी रहे हैं। पर प्रेमचंद अपनी कमजोरियों को आलोचकों द्वारा चिताए जाने के पूर्व ही समझ चुके थे और अपनी हर अगली कहानी में उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, कजाकी और इस्तीफा ऐसी ही कहानियाँ मानी जा सकती हैं। इनमें आदर्शवादी समाधान, पुराने मूल्यों के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति, समाज की आलोचना आदि कम है और कुछ मार्मिक स्थितियों को उनकी पूरी मनोवैज्ञानिकता और यथार्थ परिस्थितियों के साथ उभारने की कोशिश की गई है। 1930 की कहानियाँ पूर्ववर्ती कहानियों से नितांत भिन्न हैं, जिसमें पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, तावान, ज्योति, कायर, होली का उपहार और कफन आदि कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। प्रेमचंद की इस काल की कहानियों में सच्चाई को उसके पूर्ण यथार्थवादी रूप में प्रकट करने का प्रयास हमको देखने को मिलता है। आधुनिक हिंदी कहानियों को इन्हीं कहानियों से जोड़ने की चेष्टा आज हम अन्य कहानीकारों में देखते हैं। प्रेमचंद ने 1916 से 1936 तक लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर 8 भागों में संग्रहित हैं। प्रेमचंद को अधिकांशतः लोग यही मानते हैं कि उन्होंने समाज में एक आदर्शवादी स्थितियों को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी उत्तरार्ध की कहानियों में हम पाते हैं कि वह आदर्श उन्मुख थे, लेकिन उन्होंने अपनी कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण को भी पूर्णतः अपनी पैनी दृष्टि से स्पष्ट करने का प्रयास किया है और वही यथार्थवाद मील का पत्थर साबित हुआ है अन्य कथाकारों के लिए। प्रेमचंद की इस लंबी कहानीकार की यात्रा को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।